हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 10.3 पार्ट 1। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वही सारी चीजें जो अभी तक हमने स्टडी करी हैं वही सारी चीजें यूज होने वाली हैं। देखिए, हमने और का केस पढ़ा था कि अगर आपके पास दो इवेंट है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है तो हमारा बहुत सिंपल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों के पास गिवन था, एलिमेंट की फॉर्म में था। मैं आपको एक केस किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास नल सेट था। अगर आपके पास सेट ए और सेट बी एलिमेंट की फॉर्म में गिवन है तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे, नल सेट, और उस केस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जीरो हो जाता था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर तो हमें यहां से ऐसे दिखाई दे रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ठीक है, जैसे एलिमेंट दे दिए आपके पास, और अगर एलिमेंट नहीं दिए हैं तो हमें इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ता था कि ऑकरेंस ऑफ ए एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ बी। जैसे हॉर्स रेस बताया था आपको कि दो हॉर्स है और उनको रेस विन करनी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी विनिंग की दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी विनिंग की दे रखी है। अब क्या होगा, अब या तो ए ही विन करेगा या बी ही विन करेगा। अगर ए विन कर गया तो इसको एक्सक्लूड कर देगा, अगर बी विन कर गया तो ए को एक्सक्लूड कर देगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसकी बेसिक डेफिनेशन से समझना पड़ता था। आपके पास एक पोस्ट है, दो कैंडिडेट है, ए की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की दे रखी है। अब ए अगर सेलेक्ट हो गया तो बी को एक्सक्लूड कर देगा, बी अगर सेलेक्ट हो गया तो ए को एक्सक्लूड कर देगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर दो होती यहां पे पोस्ट तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना होती। तो अब क्लियर हो गया। तो हमें दोनों तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो बेसिक डेफिनेशन है, देखिए यहां पे भी यूज होगा, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में भी यूज होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो बेसिक डेफिनेशन है उसे भी याद रखना है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे पास ए यूनियन बी का केस और का केस। अब हमारे पास ये जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट है, बेसिकली हमारा काम है इंटरसेक्शन का निकालना, एंड का केस निकालना है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इतना सा काम है हमारे पास। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए, तो इसको करने के लिए हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, देन दिस वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। अब अगर हम इसी को, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब बस अब हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को यूज करना है। अब यहीं से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, क्या कोई नई चीज है, नहीं, कुछ भी नया नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में ये हमें गिवन था, ये टर्म हमें गिवन थी, हमें ये निकालना था। अब क्या होगा, अब हमें ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा। अब ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी क्या कैसे दी होगी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल अभी आप ये देखिए। इसी तरह से वहां पे हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी into probability of a bar b where probability of p is not equal to zero। तो आप ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड। अब देखिए, इसको समझिए, इसको प्रोनाउंस करिए, तभी आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, और प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बस इतना सा है और ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक नई चीज क्या आ रही है, अब हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा। तो उस केस में बहुत सिंपल है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाती है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मीन्स कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट दिखती कैसे हैं, दिखती कैसे हैं, और इसमें बहुत माइनर मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारा टारगेट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट दिखती कैसे हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ लें, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इसमें डिफरेंस क्या होता है ये अच्छी तरह समझ लीजिए। ओके, तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ये जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये आ जाएगा। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सिर्फ हमें एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट देखना है। इंडिपेंडेंट इवेंट देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, कि हमारे पास एक बैग है, उसमें हमारे पास 10 व्हाइट बॉल है और 15 ब्लैक बॉल है। ओके, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है, ये तो हमारे पास बैग हो गया, इसमें इतनी। अब एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट है ड्राइंग 2 बॉल्स। अब बॉल्स कैसे, इन सक्सेशन। मींस अब इस वर्ड को ध्यान रखना है, एक एक करके हमें बॉल ड्रॉ करनी है। ड्रॉइंग 2 बॉल्स, 2 बॉल हमें ड्रॉ करनी है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी, कि फर्स्ट बॉल आपके पास व्हाइट आ जाए, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकंड इज ब्लैक। अब इसे देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। आपके पास 10 व्हाइट है और 15 ब्लैक है। एक एक करके आपको बॉल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट बॉल व्हाइट होनी चाहिए और सेकंड बॉल आपके पास ब्लैक होनी चाहिए। एंड के साथ ये कनेक्ट है, मींस अगर ये ई है और ये एफ है इवेंट, मींस ई इवेंट है, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, एफ इवेंट है, सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ यही तो निकालना है, मींस इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपको ये तो क्लियर हो गया यहां तक कि इंटरसेक्शन कैसे आएगा, कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इन जर्नल, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वो ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑकर्ड। ये तो हमारा जर्नल इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कन्वर्ट हो जाता है कि जब ये एफ और ई इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी तो वो क्या होंगी वो हम अभी बताएंगे। फिलहाल इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट में और इसमें क्या चेंज होगा, कैसे माइनर चेंजेस है वो बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मींस फर्स्ट बॉल व्हाइट होनी चाहिए। तो फर्स्ट बॉल आपके पास बॉल कितनी है 10, हमें 10 में से एक लेनी है। अब आपके पास 10 व्हाइट है, 15 ब्लैक है, तो टोटल बॉल तो हो गई आपके पास 25। इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, देखिए उसी का एक्सटेंशन है ये। टोटल बॉल आपके पास 25 है, आपको एक व्हाइट बॉल लेनी है, ये आपका केस है जब हम सिर्फ ई की बात करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 में से एक मींस 10C1 या सीधा 10 ही लिखते हैं, और 25 टोटल है, 25 में से एक, तो ये तो ई हो गई। अब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड। अब देखिए आपके पास 10 व्हाइट थी, 15 ब्लैक थी, ई हो चुकी है, एक व्हाइट आप ले चुके हैं, तो अब यहां पे बच गई आपके पास 9 व्हाइट, ये तो 15 ही रही। तो यहां पे जब आपके पास टोटल 25 थी ये, अब आपके पास बची 20, ये 15, 24। अब एक बार अगर ई इवेंट हो चुकी है, ये वाला केस है जब ई इवेंट हो चुकी है, तो यहीं पे यहां पे यही तो है, देखिए कि ई हैज ऑकर्ड। अब एफ लेनी है, मींस 15 में से 15 में से एक बॉल लेनी है, तो 15
फेवरेबल केस, और टोटल कितनी है 24 मींस 24। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मींस 4, 1/4 इज अवर आंसर। तो यहां पे तो ये केस आ गया। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दें, चेंज क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया, एक्सपेरिमेंट जो था हमारे पास उसमें हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट इज अलाउड, रिप्लेसमेंट इज अलाउड मींस कि अब क्या हुआ, ये जो आपके पास 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल थी, आपने एक बॉल विड्रॉ करी इसमें से व्हाइट, तो यहां पे बची 9 और यहां बची 15। अब रिप्लेसमेंट अलाउड होने से क्या हुआ कि जब आपने एक रखी तो दोबारा से उसे वापस रख दिया, मींस यहां पे 10 की 10 ही रही। तो उस केस में जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ है, मींस ई इंटरसेक्शन एफ है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार ई। तो क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो वही रहेगी, ई आपके पास मींस व्हाइट बॉल लेनी है, तो 10 में से एक मींस 10/25 और एफ व्हेन ई हैज ऑकर्ड। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास क्या है, रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो रिप्लेसमेंट अलाउड होने से ये जो सिचुएशन थी ये एज इट इज यहां पे दोबारा आ गई। मींस यहां पे जब आपके पास ई हुई, अब एफ जब हो रही है तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि ई हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है, ई के होने या ना होने से एफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट, कि जैसे नाम है इसका देखिए इंडिपेंडेंट, वैसे ही है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कि एफ इवेंट अगर होगी तो उसके होने पे ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मींस यहां पे जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार ई है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख लीजिए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 10/25। अब आपके पास दोबारा से 25 ही केस हो गए, 15 आपके पास ब्लैक हैं, तो 15 में से एक लेना है अपॉन 25, एंड दिस इज योर आंसर व्हेन रिप्लेसमेंट इज अलाउड। तो जब रिप्लेसमेंट अलाउड होगा तो आपके पास जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगी। अब हम एक बार इंडिपेंडेंट इवेंट देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो अभी आपको बताया था, टू इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट इफ द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द अदर। अगर रिप्लेसमेंट कर दिया आपने, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद जो सेकंड एक्टिविटी है, चूंकि आपके पास पूरा का पूरा सेम वैसे ही दोबारा से आ चुका है सैंपल स्पेस, तो जो इवेंट होगी वो पहली वाली इवेंट से इफेक्ट नहीं होगी, तो उसमें वो इंडिपेंडेंट होगी, जैसे अभी आपको बताया था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी एग्जांपल से बड़ा क्लियर किया था, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसे इफेक्ट नहीं कर रहा है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि बी जब होगा तो ए उसे इफेक्ट नहीं करेगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। ए इंटरसेक्शन बी को कई बार हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी लिख देते हैं, ओके तो कई बार ऐसा लिखा हो तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इंटरसेक्शन का केस है। और इसी तरह से अगर आपके पास 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, तो और इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसमें एक चीज रह गई कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, कि इफ ए बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो सेम वैसे ही है जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी वो वहां पे लिखवाना चाहिए था, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या था, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड, कि आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर बी की निकाली, बी निकाली, ए हो चुकी थी। अब क्या हुआ, अब आपको सी की निकालनी है। अब आपके पास बी एंड ए दोनों हो चुकी हैं, मींस देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का भी मतलब यही तो है कि ए और बी दोनों हो चुकी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार ए इंटरसेक्शन बी, ये जनरल केस में होता है। और यही आपके पास अगर एबीसी इंडिपेंडेंट है तो यही आपके पास यहां आ जाता है। तो सिर्फ इतना सा है। यहां पे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए। कि जैसे एक एग्जांपल तो हमने आपको बहुत क्लियर किया कि आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, तो क्या हुआ, आपने मान लीजिए ई आपके पास है, फर्स्ट टॉस में आपको हेड मिलता है, तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुई आपके पास 1/2।
E1 E2 आपके पास है कि सेकंड टॉस में आपको हेड मिलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई E2 की, ये E1 E2 ये भी 1। अब अगर आप ध्यान से देखें कि फर्स्ट टॉस में आपको हेड मिला, सेकंड टॉस में आपको हेड मिला, तो क्या सेकंड टॉस में इसने इसको कहीं से इफेक्ट किया नहीं रहा, मींस E2 जो है इंडिपेंडेंट है। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मींस कि फर्स्ट में टॉस हेड मिले और सेकंड में हेड मिले, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E2, and this is 1/2 into 1/2, that is 1/4. Note point first. नोट पॉइंट फर्स्ट है कि टू इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है और उनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की ए और बी की, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। मींस कैसे देखिए कि प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट है अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है दोनों की, तो मींस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो नहीं होगा। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो मींस ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपके पास नल सेट नहीं होगा। नल सेट नहीं है मींस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये क्लियर कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, इन जनरल कह रहे हैं, नॉन जीरो वैसे इन जनरल हम लोग देखते नहीं है, तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। बहुत माइनर डिफरेंस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में, तो मैंने आपको बहुत क्लियर किया एग्जांपल देके। अब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन उसमें होना नहीं चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार और देख लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए। अब इसी तरह से सेकेंड क्या है हमारे पास, तो सेकंड नोट पॉइंट क्या है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, मींस ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, तो ए एंड बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। इसी तरह ए डैश इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मींस ए डैश एंड बी ये इंडिपेंडेंट होंगे, एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मींस ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हम लोग सपोज फर्स्ट का देख लेते हैं, हालांकि ये आता नहीं है पर फिर भी थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। तो ये ए है, ये बी है, ये वाला पार्ट आपका ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो आप देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी अगर आप ध्यान दें तो ये जो ए माइनस बी है ये वाला, और ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस हम इसे इस तरह से भी आप लिख सकते थे यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। यही तो है प्रोबेबिलिटी, इसका और इसका यूनियन, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का, तो हमने यहां पे डायरेक्ट कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए और बी इंडिपेंडेंट है, गिवन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और ये जो ए माइनस बी है अगर आपको ध्यान हो तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश भी तो होता है, दोनों एक ही चीज है। तो यहां से देखिए ए, तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ओके तो इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब अगर हम लोग इसको समराइज करें तो बहुत सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर तीन हो जाएं इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑकर्ड। ओके
तो ये एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, और probability of इसे हम लोग probability of A B B लिख देते हैं। तो चलिए 3 वाले केस में हम इसे लिख देंगे A B C, अगर ये है तो probability of A into probability of B into probability of C। तो इतना सही इसमें है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 10.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टडी किए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, देन द स्टेटमेंट दैट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.4 इज 0.20, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही गिवन है। तो इंडिपेंडेंट है, ट्रू है। ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus probability of A intersection B, that is 0.7. When a die is rolled twice, the probability of getting 2 followed by 4, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किए। तो यहां पे क्यों है, क्योंकि यहां पे हम इसे इंडिपेंडेंट इवेंट से भी कर सकते हैं। पहले तो अगर हम इसकी इवेंट देखें कि हमारे पास हमने जब एक डाई को 2 टाइम्स रोल किया तो क्या मिल सकता है, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, अब आपको याद आ गया होगा 1 6, 2 1, 2 2, 2 6। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास, अब आपको याद आ गया होगा कि n ऑफ s यहां पे 36 होते थे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग अ 2 फॉलोड बाय 4। अब देखिए यहां पे आप एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं, अगर एलिमेंट ना चूज करते तो हम लोग इसमें प्योरली इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस लगाते। अब यहां पे एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसे जूनियर क्लासेस वाले मेथड से भी कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट से भी कर सकते हैं, हम दोनों से बता देते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी निकालनी है, 2 फॉलोड बाय 4। तो मींस n ऑफ e जो है आपके पास, ये जो इवेंट e है, ये जो इवेंट e है, ये तो हो गई आपके पास सेट ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, 1/36। फेवरेबल तो आपके पास एक ही है और टोटल आपके पास 36 है। तो ये तो 1/36 तो आपके पास आ गया जूनियर क्लास के मेथड से। अब हम लोग जो अभी इंडिपेंडेंट के केस में पढ़ा, उस केस में क्या होगा कि अगर 2 ई जो है गेटिंग 2 है और एफ गेटिंग 4 है, गेटिंग 4 आफ्टर गेटिंग 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज हैपेंड। और अगर आप ध्यान दें, आपके पास एक डाई को 2 टाइम रोल किया, पहली बार और दूसरी बार, तो जब सेकेंड टाइम आपने रोल किया तो क्या फर्स्ट टाइम ने उसे कुछ इफेक्ट किया, क्या सेकेंड टाइम रोल करने पे फर्स्ट टाइम का कुछ इफेक्ट उस पे है, कुछ भी नहीं है। तो इट मींस ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस केस में ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ई मींस 2i फर्स्ट डाई पे। तो फर्स्ट डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे आपके पास 2 आना मींस फेवरेबल, तो एक केस है और टोटल 6 है। इसी तरह से f के लिए 4i मींस फेवरेबल एक है, टोटल 6 है मींस 1/36। तो ये जो अभी हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा इंटरसेक्शन वाला, उस मेथड से हो गया, और डायरेक्ट हमने जूनियर क्लासेस से किया, वो ये वाला मेथड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 cards are drawn from a pack of card with replacement। इस बार रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो मींस आपके पास कार्ड्स हैं, आपने एक कार्ड ले लिया, उस कार्ड को दोबारा उसमें रख दिया, तो ये जो आपके पास था ये दोबारा से ऐसे ही सैंपल स्पेस सेम हो गया। तो मींस रिप्लेसमेंट के बाद जो आपके पास इवेंट होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने एस होते हैं हमारे पास, 4, 1/52। फॉलोड बाय किंग, उसके बाद किंग आ जाए, एंड इंटरसेक्शन का केस है ना, एंड मल्टीप्लाई फॉलोड बाय किंग। अब किंग जो आएगा, रिप्लेसमेंट चूंकि हो चुका है तो इसलिए इंडिपेंडेंट हो चुकी है, और ये हमारे पास हो जाएगा सेम 4 ये 4/52 है, 4 ही किंग होते हैं तो 4/52। तो दिस इज अवर आंसर, दैट इज 13 and 1/169 is our answer। रह गया, while the probability of getting
2 हर्ट, अब हमें 2 हर्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब इसे 2 हर्ट की प्रोबेबिलिटी 1 by 1 आप इसे निकाल रहे हैं कि when 2 cards are drawn from a pack of card with replacement, तो एक हर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/52 फर्स्ट हर्ट की। अब सेकेंड हर्ट में क्या हुआ, जब सेकेंड हर्ट निकाला तो फर्स्ट हर्ट आप रिप्लेस कर चुके थे, मींस आपके पास सेम वही सेट बन गया आपके पास, तो सेकेंड हर्ट को निकालने की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 13/52 ही होगी। मींस जो आपके पास टोटल आ गया प्रोबेबिलिटी 1/16 इज अवर आंसर। इसी तरह से व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, अब की बार रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, अब क्या करना है, एस निकालना है, इस बार रिप्लेसमेंट नहीं है, 52 कार्ड थे, 52 कार्ड में से आपने क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एक एस निकाल दिया तो कितने बचे आपके पास 51 कार्ड बचे, और 51 कार्ड में भी एस आपके पास 3 हैं बचे हुए, तो क्या कहता है गेटिंग एन एस फॉलोड बाय किंग, अब हमें यहां से किंग निकालना है, तो मींस अब आपके पास किंग तो 4 ही है, तो उसमें से एक निकालना है, पर कार्ड आपके पास 50 है, तो यहां से 52 में से जब आपने एक एस निकाला तो प्रोबेबिलिटी 4 एस थे, फेवरेबल 4 हो गए तो 4/52, और यहां से आपने एक किंग निकाला तो किंग तो 4 ही थे, फेवरेबल तो 4 ही थे, पर कार्ड जो सैंपल स्पेस थे वो 51 थे, तो ये वो केस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एफ। व्हेन एफ हैज हैपेंड तो दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इंडिपेंडेंट का केस नहीं है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 4/52 इंटू 4/51, दिस इज आवर आंसर। और अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एस निकालना है। अब 2 एस के केस में देखिए क्या होगा, पहला एस निकाला तो हमारे पास 4 एस थे, प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52 इंटू, अब सेकेंड एस निकालना है, तो सेकेंड एस के लिए अब हमारे पास बचे कितने एस, 3 ही एस तो बचे हैं, क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 3 एस बचे, 3 में से एक हमें निकालना है, तो फेवरेबल हो गई 3, और टोटल हमारे पास है 51, तो 51 आ गया। तो दिस इज द केस व्हेन वी हैव टू फाइंड 2 एसेस, और जब आपको एक एस फॉलोड बाय अ किंग है तो ये है, इसमें एक केस और आता है वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, अगर वो सिर्फ इतना बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एंड अ किंग फॉलोड बाय किंग ना कहता, तो उस केस में आप कहेंगे सर कोई फर्क थोड़ी ना, यही तो केस लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा, बट इस केस में और इस केस में फर्क यह है कि यहां पे उसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है, मींस एस एंड किंग भी हो सकता है और किंग एंड एस भी हो सकता है। इट मींस कि ये वाला केस तो आपके पास है एस एंड किंग का, एस फॉलोड बाय किंग, आपको किंग फॉलोड बाय एस और निकालना पड़ता, मींस 4/52 इंटू और एस 4/51, और ये दोनों एस किंग एंड किंग एस, ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि जब ये हो जाएगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, मींस ये और के केस से कनेक्ट है, मींस प्लस, मींस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस। हम सिंपल इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि ये और ये ऐड कर दीजिए या दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए। आगे क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे इसलिए बता दिया कि 2 केस आ रहे थे, तीसरा भी बता देंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। तो जब पेयर ऑफ डाई रोल करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1 1 1 2 1 6 2 1 2 2 2 6 एंड इसी तरह से सिमिलरली 6 1 6 2 एंड 6 6। क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो हमारे पास इवेंट क्या हो गई, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर होता है 2, दोनों पे हमें 2 चाहिए, मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही तो होगी, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/36। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, तो जूनियर क्लास का, बिल्कुल आप इसे इसी तरह से करिए, बट थोड़ा सा इसमें जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टडी किए मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ई हमारे पास है इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई। एफ है हमारे पास इवन प्राइम नंबर ऑन सेकेंड डाई। अब हमारे पास 2 डाई हैं, तो देखिए जरा यहां पे एक डाई है, एक डाई है, इस पे इवन प्राइम नंबर आया तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, इस पे कोई आया तो इस पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो मींस ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं।
तो इट मीन्स यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, टोटल 6 है आपके पास, इवन प्राइम नंबर मीन्स 2, एक फेवरेबल है तो 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें दोनों डाइस पे चाहिए तो यही तो होगा, एंड दिस इज इक्वल टू, चूंकि इंडिपेंडेंट है तो 1/6 इंटू 1/6 1/36, और या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो 1/6 है, एफ की निकालनी है व्हेन ई है, ये ई है, ई हैज ऑकर्ड मींस फर्स्ट पे आपको प्राइम मिल चुका है, इवन प्राइम मिल चुका है, तो सेकंड पे इवन प्राइम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो मींस यहां पे आपके पास 1/6 ही आएगा, दैट इज 1/36। तो डायरेक्ट विजुअलाइज करना चाहें इस तरह कर लीजिए, अगर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, और या फिर जूनियर क्लासेस में जो किया था वो ये, अब आपके पास सारे चीजें एकदम क्लियर है कि कोई भी नई चीज हमने नहीं पढ़ी है, वही सारी चीजें जो हम पहले कर चुके हैं वही यहां पे हमारी यूज हुई है। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट दिस and probability of not A or not B means probability of not A dash or not B means B dash, तो यूनियन कर देते हैं हम डायरेक्ट, यूनियन B dash, और दिस इज इक्वल टू हमें पता है दिस इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये दिया है हमें 1/4, और प्रोबेबिलिटी स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट कब होंगी, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, तो इंडिपेंडेंट होगी। तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3/4, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 मीन 7/24, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, तो यहां पे भी देखिए यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ 9/50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/5, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड 3/25 इज आवर आंसर। गिवन सेकंड पार्ट है ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए गिवन है बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी, नोट पॉइंट में बताया था, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी डैश इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल टू 0.7, ये 3 है तो ये 0.7 होगा, इंटू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है तो ये 0.4 होगा, मीन्स दिस इज 0.28 इज अवर आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट है ए और बी इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है बी गिवन है, ए यूनियन बी निकालना है, आईएससी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी इंडिपेंडेंट है इसलिए ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/5 इंटू 2/3। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही आएगा कि ये ए इंटरसेक्शन भी तो हमें गिवन नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो चूंकि इंडिपेंडेंट है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से दिया ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज 0.65, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां से निकल जाएगा, दिस इज 0.35। ए यूनियन बी हमें गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जैसे यहां पे था आपके पास सेम इसी तरह आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं यहां से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया है 0.85, दिस इज 0.85 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड करनी है and probability of B, this is 0.35 minus probability of A into probability of B, that is 0.35। अब देखिए एक ही अननोन है जो फाइंड करना है, इस इक्वेशन को सिंपली थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 10/13 इज अवर आंसर। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखते हैं कि ए एंड बी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सिलेक्शन की है 4/5
बी के सिलेक्शन की है 1/3, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा पहले एक चीज ये देखिए कि आपके पास दो वैकेंसी, एक वैकेंसी है एक वैकेंसी है, दो कैंडिडेट है ए और बी। अब मान लीजिए ए अगर यहां पे सेलेक्ट हो गया तो क्या बी पे इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल भी नहीं डालेगा, बी यहां सेलेक्ट हो जाएगा। मींस यहां पर ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। और A intersection B नहीं लिखते, A और B independent है तो डायरेक्टली लिख देते कि probability of A into probability of B, and this is equal to 1 minus, अब probability of A और B given है, वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। टू अपॉन 15 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ए फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाइज आर टॉस्ड, एक आपके पास कॉइन है और एक डाइज है आपके पास, इसे टॉस किया गया तो क्या होगा? इस पे यहां पे हेड आ सकता है और इस पे कुछ भी आ सकता है, 1 हेड 2 हेड 3, इसी तरह से हेड 6, इस पे टेल आ जाएगा, टेल 1 टेल 2 और टेल 6। लेट ए बी द इवेंट, ए क्या है? हेड अपियर ऑन द कॉइन। देखिए सैंपल स्पेस में तो आपको समझ में आ गया, तो 6 यहां पे होंगे और 6 यहां पे होगा, मींस एन ऑफ एस की अगर हम बात करें तो 12 है। ये हमने रफ वर्क कर लिया। हेड अपियर ऑन द कॉइन एंड बी इवेंट है 3 ऑन डाई, वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट के केस में हमें यह चेक करना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अब हमारे पास सैंपल स्पेस, मींस यहां पे हम सैंपल स्पेस के केस से करेंगे तो ये होगा हेड 1 हेड 2 और इसी तरह से हेड 6, और यहां पे आएगा टेल 1 टेल 2 एंड टेल 6। ये तो हो गया हमारे पास। और ए क्या हो गया? ए हमारे पास हेड अपियर ऑन द कॉइन, हेड आए तो हेड 1 हेड 2 और हेड 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? फेवरेबल है 6 अपॉन टोटल है हमारे पास 12, मींस 1/2। बी क्या हो जाएगा? बी हमारे पास 3 ऑन डाई आए, मींस यहां पे 3 आए, तो 3 डाई पे आना है तो यहां पे आपके पास हेड आ सकता है, और 3 डाई पे आए तो यहां पे आपके पास टेल आ सकता है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल है 2 और टोटल है 12, मींस 1/6। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं है तभी चेक होगा जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में देखिए कौन कौन से पॉइंट कॉमन है। हेड 3 इसमें है, यस है, टेल 3 टेल वाला तो है नहीं, मींस एक ही है हेड एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? दिस इज इक्वल टू फेवरेबल 1 है और टोटल 12 है। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? दिस इज इक्वल टू 1/2, देखिए 1/2 यहां पे और 1/6 यहां पे, दिस इज 1/2 इंटू 1/6, दैट इज 1/12, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मींस दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो कभी आपको चेक करना हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो सैंपल स्पेस निकालिए, एलिमेंट्स निकालिए, उनका इंटरसेक्शन निकालिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी अलग चेक करिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th कि फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो सेम है, ई इज द इवेंट, द नंबर अपीयरिंग, तो क्या है? डाई इज थ्रोन, तो ई है नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। एफ क्या है? एफ है आपके पास नंबर अपीयरिंग इज इवन, मींस 2 4 6, और ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? अब देख लीजिए इसमें से, तो टोटल आ गया हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? फेवरेबल है 2, टोटल है 6, 1/3। एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? टोटल है 3, फेवरेबल है 3, टोटल है 6, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? फेवरेबल है 1 अपॉन टोटल है 6। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, 1/6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सेवंथ है कि ए डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, तो रेड में तो 1 2 3 है, 4 5 6 इन ग्रीन है, इज टॉस्ड, अब उसे थ्रो कर दिया गया। ए इवेंट है, नंबर इज इवन, तो ए हमारे पास इवन नंबर मींस 2 4 6 हो सकता है, कलर का तो कोई बात ही नहीं दिए। और बी दिया है हमें नंबर इज रेड, तो रेड वाले हमारे पास 1 2 3 ही है। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6, ए इंटू बी, ये चेक कर लीजिए, तो 1/2 1/2 1/4, और यहां पे है आपके पास 1/6, नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इट मींस नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बी इज पी, यूनियन दे रखा है हमें, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट भी दे रखा है, पी की निकालनी, तो पी की निकालने के लिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डायरेक्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो ए यूनियन बी 0.6 है, ए हमारे पास है 0.2 प्लस बी है हमारे पास पी माइनस ए है हमारे पास 0.2 इंटू पी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, एक अननोन है तो ये इधर चला गया, 0.4 इज इक्वल टू पी, कॉमन आ गया, इन दोनों में p कॉमन आ गया, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.4 इज इक्वल टू p इंटू 0.8 दैट इज p इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.8 दैट इज 1/2 इज अवर आंसर। देखिए दो लाइन के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, तो 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया है, तो क्या क्या होगा, देखिए हेड, यहाँ पे हेड ले लेते हैं, और अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसे चेंज करेंगे, तो हेड और टेल, ओके तो हमने फर्स्ट 2 को फिक्स किया और सेकंड थर्ड को हमने चेंज किया। अब हम थर्ड को चेंज किया था, अब हम सेकंड को चेंज करेंगे, हमने हेड के साथ टेल ले लिया, तो टेल के बाद यहां पे तो दोनों ही चेंज होंगे, यहां पे हेड भी होगा और टेल भी होगा, तो फर्स्ट 4 केस तो आपके पास ही आ गए। अब आपने क्या किया, जो फर्स्ट वाली थी इसको चेंज किया आपने, टेल कर दिया इसको, तो यहां से टेल के बाद यहां पे हेड, यहां टेल, इसी तरह से यहां पे टेल, यहां हेड और यहां हेड, ओके यहां टेल, तो टोटल आपके पास 8 केसेस बनेंगे। पहले तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा, अब क्या कहता है, हमें चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। A coin is tossed thrice and all the 8 outcomes are assumed to be equally likely, in which of these cases are even and E2 are independent, and in which case they are mutually exclusive। हमें mutually exclusive भी बताना है और independent भी बताना है। तो यहां से देखिए even, अब फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड, मींस फर्स्ट थ्रो रिजल्ट कौन कौन सा जाएगा, ये वाला, दिस एंड दिस, हेड 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 टेल हेड एंड हेड टेल टेल। और E2 क्या हो गया हमारे पास, E2 क्या है, द लास्ट थ्रो रिजल्ट इज टेल, तो लास्ट थ्रो रिजल्ट में आ गया सेकंड वाला हेड हेड टेल, और फोर्थ वाला हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल दिस वन, एंड द लास्ट वन इज टेल टेल टेल। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई हमारे पास 4/8 मींस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई हमारे पास 1/2, और इवन इंटरसेक्शन E2 देखिए, इवन इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा, इन दोनों में देखिए एक तो ये कॉमन है, और हेड हेड टेल और हेड टेल हेड भी नहीं है, हेड टेल टेल एक ये कॉमन है, मींस यहां पे हमारे पास आ गया हेड 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 एंड हेड टेल टेल, मींस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ गया 2/8 मींस 1/4, और यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना है 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। तो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो E1 और E2 है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो दिस इंप्लाइज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, और आपको अब पता होगा दिस आर इंडिपेंडेंट, और ये जैसे हमने बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, एंड दिस इंप्लाइज E1 एंड E2, ये हमने आपको नोट पॉइंट फर्स्ट बताया था, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी तरह से सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ हेड्स इज 2, तो 2 हेड्स होने चाहिए, तो 2 हेड्स में देखिए कौन कौन सा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये आ जाएगा, तो 3 ही आएंगे यहां पे। तो इवन हमारे पास है द नंबर ऑफ हेड इज 2, तो मींस हेड हेड टेल,
देन हेड, देन टेल हेड। और E2 क्या हो जाएगा? E2 है द लास्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड। तो लास्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड मींस एक तो ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया, एंड देन दिस वन, एंड देन दिस वन। 4 केसेस आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 जो है नॉट इंडिपेंडेंट आ गए, सेम वैसे ही। अब हमें इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, probability of A intersection B is not equal to 0. तो means this is not, या फिर ये कहेगी even intersection E2, even intersection E2 is not equal to 5, then this implies even and E2 are not mutually exclusive. तो it means what कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट है तब तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो नहीं होगा, पर अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा शॉर्ट श्योर नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट अगर हम इसका देखें तो थर्ड पार्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ हेड इज ऑड एंड द नंबर ऑफ टेल इज ऑड। तो पहले इसे बना लेते हैं। बहुत सिंपल था, E1 आ गया, E2 आ गया, E1 इंटरसेक्शन E2 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो नॉट इंडिपेंडेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। बट क्या है कि E1 इंटरसेक्शन E2 आपके पास नल सेट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो देखिए तीनों केस आ गए कि जब वो इंडिपेंडेंट है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो तो बाय रिजल्ट ही होता है, और इंडिपेंडेंट नहीं है, एक केस आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, दूसरा आ गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन विच देयर आर 3 बॉयज, तो 3 तो बॉयज हैं आपके पास और 5 गर्ल्स हैं, एंड 5 गर्ल्स हैं। अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट लेना है तो n ऑफ s कितना हो जाएगा? टोटल 8 है, 8 में से 4 लेना है मींस आपके पास आ जाएगा 8C4। To be selected for a quiz competition, find the probability that 2 boys and 2 girls. तो आपके पास number of ways to select 2 boys and 2 girls कितना होगा? 3C2 into 5C2। 3 गर्ल्स है उसमें से 2 लेनी है, 5 बॉयज, 3 बॉयज हैं उसमें से 2 लेने हैं, और 5 गर्ल्स हैं उसमें से 2 लेने हैं। तो ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू n ऑफ e 3C2 इंटू 5C2। तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू हो जाएगा 3C2 इंटू 5C2 अपॉन 8C4। ये आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए अब यहां पे वो केस आएगा, 2 कार्ड्स हैं, 1 बाय 1 हमें ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, मींस 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक एक करके हमें विड्रॉ करना है। फ्रॉम एक साथ नहीं करना, एक साथ करना होता तो 52C2 कर देते। फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज रेड। यहां पे रेड आ जाए मींस ए हमने मान लिया रेड की प्रोबेबिलिटी है, और बी हमारे पास ब्लैक की। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहां पे ब्लैक आ जाए, ये रेड आ जाए और ये ब्लैक आ जाए। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मींस फर्स्ट में हम लोग रेड मिल जाए, सेकंड में ब्लैक मिल जाए, क्या ऐसा है? नहीं, फर्स्ट में हमें ब्लैक भी मिल सकती है और सेकंड में हमें रेड मिल सकती है। मींस यहां पे 2 केसेस है हिडन कि रेड इनटू ब्लैक एंड ब्लैक इनटू रेड। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जरा ध्यान रखिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन ब्लैक, या इनटू ब्लैक भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी लिखे, एक ही बात है। और अब देखिए और का केस देखते हैं। यहां पे ये और है। अब क्या है कि रेड और ब्लैक आ जाए या ब्लैक और रेड आ जाए, तो ये जो 2 इवेंट है मींस एक इवेंट, ये पूरी इवेंट रेड एंड ब्लैक, फर्स्ट में रेड सेकंड में ब्लैक, पूरी एक इवेंट हो गई ई। फर्स्ट में ब्लैक सेकंड में रेड, ये पूरी एक इवेंट हो गई एफ। तो ये जो ई और एफ है ये किस तरह की इवेंट है? तो अगर ध्यान से देखें, अगर ई होगी तो एफ नहीं हो पाएगी, अगर एफ होगी तो ई नहीं होगी, मींस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर। मैंने कहा इसे रट लीजिए, तुरंत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये आ जाना चाहिए मुंह में कि ऑकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड द ऑकरेंस ऑफ अदर, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्सक्लूसिव है या नहीं। और अगर एक्सक्लूसिव है तो ये और जो है प्लस के साइन के साथ कनेक्ट हो जाता है, मींस दिस इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर। यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ ये लिख देते हैं, ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन आर हैज ऑकर्ड। हमें नहीं पता इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमने सोचा भी नहीं, अभी बाद में सोचेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी, और हम सोच ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन बी हैज ऑकर्ड। रेड हमारे पास आना चाहिए, रेड होते हैं हमारे पास टोटल 26, तो 26 अपॉन 52। अब ब्लैक आना चाहिए, वेन रेड आ चुका, तो जब रेड आ चुका तो हमारे पास टोटल कार्ड हो गया एक कम, मीन 51। तो जो हमारे पास टोटल आउटकम पॉसिबल है वो 51 है। और हमारे पास ब्लैक आना चाहिए, ब्लैक होते हैं हमारे पास 26, मीन्स 26 अपॉन 51। देखिए कितना इजी है। प्लस इसी तरह से ब्लैक हमारे पास आ जाए, टोटल 26 ब्लैक है और हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 52। अब एक आ चुका है तो पॉसिबल आउटकम तो हो गया एक कम, बट रेड आना है, ब्लैक आ चुका है तो रेड आना है, तो रेड, अगर रेड आने से ब्लैक के आने से रेड में तो फर्क पड़ा नहीं, टोटल कार्ड तो रेड उतने ही रहे, तो ये 26 अपॉन 51। दैट इज, इसे हम लोग सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ 26 अपॉन 52 इंटू 26 अपॉन 51 इज 13 एंड 26 अपॉन 51 इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, डेफिनेशन लर्न करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।